Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 2nd December of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, एससीओ जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर स्टेट्स के नाम आपको बताने हैं। इसके मेंबर्स कौन कौन हैं ये आपको बताना है। क्या कहते हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन कौन वॉच क्या कहते हैं अभी मेंबर्स बनने हैं रिसेंट, वो भी आपको बताना है। सबसे रिसेंट कौन मेंबर बना है ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूएचओ कब फॉर्म किया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ कोई एनालिसिस से रिलेटेड डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 इस लोगो के साथ, इस क्या कहते हैं ये जो लोगो है इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दी हुई है ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसके बाद एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम में डायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। जो आप पीडीएफ नोट्स एनालिसिस से रिलेटेड होते हैं वो सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ पे मिल जाते हैं आपको। साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं जो हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलिए अगली आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़, आज की पहली न्यूज़ है, जीएसटी इनफ्लोज टॉप 1 लाख करोड़ फॉर सेकेंड मंथ इन अ रो। कि जीएसटी इनफ्लोज बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हुआ है, सेकेंड मंथ इन अ रो इतना ज़्यादा हुआ हो जहाँ नवंबर का जो रेवेन्यू था वो 1.4% हायर था। 2019 कलेक्शन जो 2019 का कलेक्शन था उससे 1.4% ज़्यादा हायर था, ऐसे इसमें बताया गया। इसमें बताया गया जो ग्रॉस रेवेन्यूज फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है वो लगभग 1 लाख करोड़ हुआ है इस मंथ। जो सेकेंड मंथ है, पहले नवंबर में भी इतना ही क्या कहते हैं हुआ था, तो अब ये दिसंबर में भी इतना हुआ है, तो काफ़ी लार्ज अमाउंट में कलेक्शन हुआ है। विथ 1,04,963 करोड़ कलेक्टेड इन नवंबर 2020 की। नवंबर 2020 में 1 लाख करोड़ था, 1,04,963 करोड़ था और नवंबर 2020 में, जो 1.4% हायर था जो 2019 के के कलेक्शन से। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कलेक्शन हुआ है, ग्रॉस रेवेन्यू हुआ है जीएसटी से। तो हम लोग देख लेते हैं जीएसटी को अलग से देख लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अलग से देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो डोमेस्टिक और कंजप्शन के लिए यूज़ होती है। जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के द्वारा पेड की जाती है। मेन फीचर्स इसके क्या है, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, सप्लाई साइड पे एप्लीकेबल है कि जैसे जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन की कितना दूर आपका डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से भी टैक्स लगता है, कंजप्शन टैक्सेशन होता है। डुअल जीएसटी लगता है, जैसे एक हो गया सेंट्रल जीएसटी जो जीएसटी लगता है सेंटर के द्वारा, एक लगता है स्टेट के द्वारा एसजीएसटी जो स्टेट के द्वारा लगता है। एक और लगता है जो इंपोर्ट किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो कहते हैं वो ट्रिब्यूट है इंटर स्टेट सप्लाई, जो इंटर स्टेट सप्लाई के रूप में काम करते हैं, जो इंपोर्ट किए जाते हैं इधर से उधर, उनमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी लगता है आईजीएसटी। तो आपने देखा होगा कुछ आइटम्स में आपने देखा होगा आईजीएसटी भी लिख के आता है, सीजीएसटी क्या कहते हैं एसजीएसटी आईजीएसटी ये सब लिख के आप देखा होगा। कभी भी आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा तो बिल जो आता है उसके साथ उसमें कभी आप ध्यान दीजिएगा, तो उसमें ये सब लिखा रहता है, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी सब दिया रहता है। मल्टीपल रेट्स हैं इसके, जैसे जो जीएसटी है वो लेवाइड 4 रेट्स में होता है, 5%, 12%, 16%, 28%, अलग अलग आइटम्स में। इसके एडवांटेजेस क्या हैं फॉर द गवर्नमेंट, ये है कि एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन करने के लिए, कि एक हार्मोनाइजेशन हो सके लॉज प्रोसीजर एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस में सेंटर स्टेट्स के बीच में और अक्रॉस स्टेट्स के बीच में। इंक्रीज कर सकें टैक्स कॉम्प्लायंस की, टैक्स बढ़ा जो होता है उसको एक नॉर्मल कंडीशन पे रख पाए। डिस्करेज टैक्स इवेजन की, जो जो क्या कहते हैं कुछ जो आइटम्स में टैक्स बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में लगता है तो उसको रोकने के लिए भी, उसको डिस्करेज करने के लिए भी ये किया गया है। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कैसे हेल्पफुल है, क्या एडवांटेज है इसके, ओवरऑल इकोनॉमी के ये ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी बनाए रखने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए और सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। और फॉर द ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए क्या हेल्पफुल है कि ये सिंपलर टैक्स रिजिम है विथ फ्यूअर एग्जेप्शंस की, जो क्या कहते हैं जो टैक्स रिजिम है उसको सिंपल है, ये
क्या कहते हैं एग्जेप्शन है इसमें कुछ, लेकिन तब ये सिंपलर वे में वर्क करता है। इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहते हैं इससे जो बिजनेस करना है वो आसान हुआ है। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस की, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है उसमें रिडक्शन हुआ है। एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, जो डबल टैक्सेशन होता था, कुछ आइटम्स में डबल लग रहा है, कुछ में लग ही नहीं रहा है, तो इसको रोकने के लिए भी, उसको एलिमिनेट करने के लिए डबल टैक्सेशन इसको लाया गया है। डिक्रीज इन एवरेज टैक्स बर्डन, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड, जो एक ऑटोमेटेड प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन इसका, रिटर्न्स का, रिफंड्स का और टैक्स पेमेंट्स का। मेकिंग आर प्रोडक्ट मोर कम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट, की अपने प्रोडक्ट को और कम्पिटिटिव बनाना इंटरनेशनल मार्केट में, और मोर एफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस के लिए भी हेल्पफुल है। कंज्यूमर्स के लिए क्या एडवांटेज है? ट्रांसपेरेंट प्राइसेस, एक ट्रांसपेरेंट प्राइसेस है कि उससे ज़्यादा नहीं दिख सकता, जो है लिखा वही देना है। प्राइस रिडक्शन, प्राइस में रिडक्शन हुआ है। पॉवर्टी इरेडिक्शन, बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि हम इसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़े हैं, जिसके कारण पॉवर्टी इरेडिकेट हुई है। फॉर द स्टेट्स के लिए क्या हेल्पफुल है? एक्सपेंशन ऑफ द टैक्स बेस, की जो टैक्स बेस है उसको एक्सपेंड किया गया है। मोर इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, एक इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट मिला है इसके द्वारा। तो ये एडवांटेजेस हैं क्या कहते हैं जीएसटी के कारण। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, फार्मर्स कंटिन्यू प्रोटेस्ट एज नो डील रीच्ड इन टॉक्स विद गवर्नमेंट, की जो कल टॉक हुई थी दोनों क्या कहते हैं सेंटर के बीच में और फार्मर्स यूनियंस के बीच में, तो उसमें कोई एक रिजल्ट नहीं आया, कोई डील क्रैक नहीं की गई कि जो बिल्स आए हैं उनमें वापस लिया जाएगा, कि उनको फॉलो अप किया जाएगा, तो उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। तो अगली मीटिंग है अब 3 दिसंबर को, जिसमें फार्मर्स से कहा गया, जो फार्मर्स यूनियंस लीडर्स थे उनसे कहा गया कि वो अपने ऑब्जेक्शन सबमिट करें, क्या क्या ऑब्जेक्शन है उनको वो सबमिट करें। इसमें वही लिया गया पूरी न्यूज़ में, इसी के बारे में कि जो टॉक्स हुई सेंटर और फार्मर्स के बीच में उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। फार्मर यूनियन ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया गवर्नमेंट का प्रपोजल टू सेट अप अ स्मॉल एक्सपर्ट कमिटी टू एग्जामिन द 3 कंट्रोवर्शियल लॉस, की गवर्नमेंट ने कहा, एक प्रपोजल लाया कि कहते हैं वो एक स्मॉल से एक्सपर्ट कमिटी बनाएंगे जिससे वो एग्जामिन कर सके जो 3 कंट्रोवर्शियल लॉज है, जो 3 फार्म बिल्स जो आए हैं उनमें क्या दिक्कत है और उनमें क्या कहते हैं क्या ज़रूरत है, फार्मर्स की क्या मांग है, उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन फार्मर्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि वो कमिटी नहीं, वो फार्म बिल्स को वापस चाहते हैं। तो कहते हैं इस न्यूज़ में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, न्यू मूव फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, की कोई भी मूव यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के लिए नहीं किया गया, ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण के द्वारा कहा गया। इसमें कहा गया, गवर्नमेंट हैज़ नेवर स्पोकन अबाउट वैक्सीनेटिंग एवरीवन अगेंस्ट कोविड-19, कि गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा, अभी तक बात नहीं की कि सबको वैक्सीनेट करने के लिए, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए ऐसी कोई बात की नहीं गई। Vaccination would depend on the efficacy of that vaccine. Our purpose is to break the chain of virus transmission. If we are able to vaccinate a critical mass of people and break transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. कि ऐसा आईसीएमआर का जो डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गव, ये आप याद रखिएगा, जो कौन है डायरेक्टर जनरल, क्या कहते हैं बलराम भार्गव जो है, क्या कहते हैं आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल हैं। उनका कहना है कि हमें ये ज़रूरत नहीं कि सबको वैक्सीनेट किया जाए, हमें उस चेन को रोकना है, जो वायरस ट्रांसमिशन की चेन है उसको रोकना है, जिससे हम जो ज़्यादा एफिशिएंट वैक्सीन है उससे हम उस चेन को ब्रेक करें, जिससे हम कुछ अमाउंट के लोगों को, सारी पॉपुलेशन को ना वैक्सीनेट करके कुछ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें, जिससे हम उस ब्रेक कर सकें उस चेन को और ट्रांसमिशन को रोक सकें, जिससे हमें पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट ना करना पड़े। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, भीम आर्मी चीफ जॉइंस प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, की जो भीम आर्मी चीफ है जो चंद्रशेखर आज़ाद, ये यूपी के जो भीम आर्मी है यूपी की, जो यूपी के लोग वो जानते हैं कि भीम आर्मी क्या है। तो भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स उनको ज्वाइन किया है और उनका साथ देने की बात की गई। उनके जो क्या कहते हैं उनके साथी हैं, जो ये जो दलित लीडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्हीं की ये भीम आर्मी है। उनके सपोर्टर्स और उनके साथ जो हैं सब ने उनको सपोर्ट किया है फार्मर्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ में वही बात की गई कि अब भीम आर्मी की तरफ से भी सपोर्ट आ चुका है फार्मर्स के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, गेट मार्क्स इन रिटर्न फॉर प्लास्टिक वेस्ट, कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है उसने ट्यूसडे को एक लॉन्च किया कैंपेन, जिसमें कहा गया कि अगर आप प्लास्टिक वेस्ट लाते हैं एट अ कलेक्शन सेंटर, जो चरखा म्यूजियम है कनॉट प्लेस में वहाँ पे, तो इनका कैंपेन का नाम है प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ, कि वो जो क्लॉथ जो मास्क होते हैं क्लॉथ के, वो उनको दिए जाएंगे
एसएस में ये नया कैंपेन लाया गया है। ये पे कैंपेन लाया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। इसे लॉन्च किया गया, चीफ सेक्रेटरी जो है विजय कुमार थे, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगली न्यूज आती है, ट्रायल ऑफ 3 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कोविड टू बी कंप्लीटेड बाय फरवरी। ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि जो 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका ट्रायल चल रहा है कोविड के लिए, तो उनका जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो जाएगा फरवरी तक, और उसका रिजल्ट आ जाएगी कि कौन सी इफेक्टिव है ज़्यादा। होम्योपैथिक मेडिसिन तब तक क्या कहते हैं, जो नॉर्मल वैक्सीन बन रही है उससे भी पता चल जाएगा कि कौन सी हेल्पफुल है ज़्यादा कोविड-19 केसेस में, तो उसके हिसाब से ही होगा। तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, दिल्ली गवर्नमेंट में चेकिंग चल रही है। जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी और जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा फरवरी तक। आज का पहला एडिटोरियल आता है रीजनल प्रायोरिटीज़ की। जो एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि इंडियाज क्वेस्ट फॉर जियो पॉलिटिकल बैलेंस एंड रीजनल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। 3 साल से हम आफ्टर ज्वाइनिंग द 8 नेशन जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया ने होस्ट किया इस बार द एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स को। जो मीटिंग हुई थी इस बार, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए थे। द फोकस ऑफ द 66 पॉइंट जॉइंट जो कम्युनिके एट द एंड ऑफ द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वाज इन डेवलपिंग अ प्लान ऑफ प्रायोरिटी, की प्लान ऑफ प्रायोरिटी प्रैक्टिकल मेजर्स फॉर 2021-2022 टू ओवरकम द सोशियो इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड फूड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोविड-19 इन द रीजन। कि जो कोविड-19 का जो सोशियो इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड फूड कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं 2021-22 में, उसके लिए एक प्रैक्टिकल मेजर्स बनाने की इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी नहीं गए थे, उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट हमारे वेंकैया नायडू गए थे, हु मेड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में कहा। ही कॉल्ड इट द एससीओ रीजन्स बिगेस्ट चैलेंज इन कमेंट्स एम्ड एट पाकिस्तान। जो एक कमेंट एम किया गया पाकिस्तान की तरह, उस पर उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रीजन है वहाँ पे, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से सिर्फ एक कंट्री नहीं सारी कंट्री इफेक्ट होंगी, ऐसा उनका कहना था। एट लास्ट इस एडिटोरियल में कहा गया है कि अबव ऑल द जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ हैज बीन सीन एज अ ग्रुपिंग वर्थ परसुइंग एज इट रिटेन्स इंडियाज जियोपॉलिटिकल बैलेंस। एक यूजफुल काउंटर पॉइंट है न्यू दिल्लीज अदरवाइज मच मोर रोबस्ट रिलेशंस विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि इससे हम एक वेस्टर्न वर्ल्ड से भी रिलेशंस रोबस्ट कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। क्या कहते हैं, इंडिया बना सकती है। क्या कहते हैं, एससीओ में अच्छा काम करके एक जो मीटिंग्स है उनको होस्ट किया इस बार, तो एक तरह से एक गुड इमेज बन गई इंडिया की। चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है स्लो प्रोग्रेस, कि इसमें WHO मस्ट वर्क अलोंग साइड चाइना इन क्विकली अनकवरिंग द ओरिजिन्स ऑफ द वायरस। कि इसमें कहा गया है WHO को ज़रूरत है कि वो करे चाइना के साथ मिलके और देखे कि इसका ओरिजिन ऑफ द वायरस कहाँ पे है। जो कोरोना वायरस था इसका ओरिजिन कहाँ पे है। जैसे हमने देखा था 2003 में WHO टीम ने वाज एबल टू आइडेंटिफाई द एनिमल सोर्स ऑफ सार्स कोविड-19 कोरोना वायरस। जो सार्स उस वक्त फैला था 2003 में, उसको वो ढूंढ लिए थे कि कहाँ से, किस एनिमल से फैला था, किस कारण से वो बना, कैसे हुआ, उसके बारे में जान लिया था। और इन द केस ऑफ मर्स कोरोना वायरस द इंटरमीडिएट होस्ट वाज आइडेंटिफाइड मोर देन अ ईयर आफ्टर द फर्स्ट ह्यूमन केस वाज रिपोर्टेड। कि जब जो मर्स कोरोना वायरस आया था तो उसके समय भी क्या कहते हैं 1 साल लग गया था लगभग आइडेंटिफाई करने में कि क्या कहते हैं किस होस्ट से ये केस क्या कहते हैं इस तरह की बीमारी फैली है। और क्या कहते हैं पहला ह्यूमन केस जब रिपोर्ट हुआ था उसके 1 साल बाद क्या कहते हैं आइडेंटिफाई हो पाया था कि कहाँ से ये इसका ओरिजिन हुआ है। उसी तरह ये कोरोना वायरस जो अब आया है कोविड 2 इसका जो सोर्स है वो अभी भी अननोन है, क्योंकि 11 महीने हो चुके हैं, अभी भी WHO रिपोर्टेड द फर्स्ट केस। लेकिन अभी भी knowing the natural reservoirs and intermediate host and the events that allow the virus to jump across the species barrier are important in prevention। की हमने देखा कि ये 11 महीने हो चुके हैं जब क्या कहते हैं पहला केस आया था तब से, लेकिन अभी भी इसका जो सोर्स है वो कहाँ से आया, किस तरह से ओरिजिन हुआ इसका, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। एट लास्ट इसमें कहा गया है एक मल्टी प्रॉन्च अप्रोच की जरूरत है जिससे हम इन्वेस्टिगेट कर सकें चाइना की वाइल्ड लाइफ फार्म्स को, जो क्रूशियल है इस वक्त, जो हाईलाइट करेगा इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग अलोंगसाइड चाइना टू अनकवर द वायरस ओरिजिन। कि जिससे हम जान पाएँ कि चाइना में वर्क करके, चाइना के साथ काम करके कि इस वायरस का ओरिजिन कहाँ था, कैसे हुआ इसका ओरिजिन, और तभी हम उसके लिए और अच्छे से वैक्सीन या कोई भी वर्क कर पाएंगे। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है।
इसमें इंपॉर्टेंट आता है WHO, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे फाउंड ये एक यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हेल्थ के लिए। इसे फाउंड किया गया था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके 194 मेंबर स्टेट्स हैं और 150 कंट्री ऑफिसेज हैं, 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और वर्क करता है कोलैबोरेशन करके जो अलग अलग मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो अलग अलग मेंबर स्टेट्स की हैं उनके साथ। ये प्रोवाइड करता है लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स कि जिससे हेल्थ रिसर्च एजेंडा बन सके। ये फंक्शनिंग में आया था अप्रैल 7 1948 में, और इसीलिए अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्ट एज अ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव कोलैबोरेशन यूनाइटेड नेशन के साथ, एक असिस्टेंस देना गवर्नमेंट्स को जिससे वो स्ट्रेंथन कर सके हेल्थ सर्विसेज की, प्रमोट करना कोऑपरेशन अमंग साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स जिससे वो कंट्रीब्यूट कर सके एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ में। गवर्नेंस में भी हेल्पफुल है कि हेल्थ असेंबली जैसे कंपोज कर दी डेलीगेट जो रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर्स को, और ईच मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉट मोर देन 3 डेलीगेट्स, की मैक्सिमम 3 डेलीगेट्स हर मेंबर स्टेट से रहते हैं जो एक चीफ डेलीगेट के साथ रहते हैं। तो कहते हैं इस तरह से इनकी गवर्नेंस होती है। इनका फंक्शन क्या है कि डिटरमाइन करना पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, हेल्थ असेंबली का पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को देखना, सुपरवाइज करना फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और रिव्यू करना अप्रूव करना बजट को, रिपोर्ट करना इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल एग्रीमेंट के साथ बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन के साथ। तो उसको भी ध्यान में रखना, इसका वर्क है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है 48.6% टर्नआउट इन जम्मू एंड कश्मीर डिस्पाइट द कोल्ड। इतनी ठंडी पड़ने के कारण भी 48.6% लोगों ने वोटिंग की है जम्मू कश्मीर एवरेज। और जो बंदीपोरा जो है वहाँ पे हाईएस्ट वोटिंग देखी गई है 69.66% इन द वैली। और पूछ करता है विटनेस अ हाई ऑफ 75.07। तो काफ़ी लार्ज अमाउंट में वोटिंग हुई है हाई जम्मू एंड कश्मीर में, जो वहाँ के इलेक्शन चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, उसमें लार्ज अमाउंट में वोटिंग हुई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है मैनी वॉयलेशंस इन चारधाम प्रोजेक्ट। जो चारधाम प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर कई वॉयलेशंस हुए हैं, इसमें वही बात की गई है। इसमें कहा गया है जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने एग्री किया है, कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर डिप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक रोड एज पार्ट ऑफ द चारधाम प्रोजेक्ट आर वायलेटिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ऑन द एप्रोप्रिएट रोड विथ। कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और रोड विथ पे उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स अब क्या कहते हैं अप्रूव किया गया है या रखे गए हैं चारधाम प्रोजेक्ट के लिए, वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो अप नहीं कर रहे। इसमें कहा गया जो 12,000 करोड़ की जो प्रोजेक्ट है जो एम करता है कंस्ट्रक्टिंग वाइडर रोड, जो लगभग स्पैनिंग है जिसकी 825 किलोमीटर, जो कनेक्ट करेगा पिलग्रिम स्पॉट जो है उत्तराखंड के उनको, उनका इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल विद द एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप। जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो उसकी विथ है रोड्स की, वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से नहीं है। तो इस पूरे में यही बात की गई जो वॉयलेशन हुआ चादम प्रोजेक्ट का, उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ आती है फेसबुक न्यूज़ टू लॉन्च इन यूके नेक्स्ट ईयर। की फेसबुक न्यूज़ नया आने वाला है जो अभी यूके में लॉन्च किया जा रहा है। तो इसमें कहा गया है कि जो फेसबुक है वो जो बाकी जो ब्रिटेन फर्म्स हैं उनको पे करेगा, पब्लिशर्स को, फर्म विल प्ले पब्लिशर्स जो वहाँ के हैं उनको पे किया जाएगा, और ये फेसबुक न्यूज़ में एक अप्रूव न्यूज़ आएंगी। तो पूरी तरह से ये फेसबुक न्यूज़ भी न्यूज़ सेक्टर्स में आने वाले हैं फेसबुक भी। तो अब देखना है कि क्या इफेक्टिव किस तरह से ये न्यूज़ ऐप आता है, जो ये फेसबुक न्यूज़ आ रही है किस तरह से आती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है पीएमआई शोज मैन्युफैक्चरिंग लूजिंग स्ट्रीम। की पीएमआई जो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो मैन्युफैक्चरिंग लूजिंग स्ट्रीम दिखा रहा है। सर्वे बेस्ड इंडेक्स एक्सपेक्ट सेक्टर्स एक्सपेंशन है 2 मंथ लो की 3 मंथ लो में दिखा रहा है कि जिसका एक्सपेंशन जॉब शेडिंग स्पेस एपेस क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस फेस कहते हैं फेड हुआ है। तो इसमें यही बात की गई है। इसमें कहा गया है कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का, वो टच किया 56.3 इन नवंबर, जो सिग्नल करता है इवन एज एन इम्प्रूवमेंट इन वाइडर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कंटिन्यू। जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कंटिन्यू हो चुकी है तब भी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी भी देखने की इसमें ज़रूरत है। तो हम लोग देख लेते हैं ये पीएमआई होता क्या है। पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसको अलग से देख लेते हैं। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये एक इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी के लिए इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स में। इस इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है पीएमआई का? ये एक सर्विस बेस्ड मेजर्स है जो आस्क्स द रिस्पोंडेंट की
क्या चेंजेस है परसेप्शन और की बिजनेस वेरिएबल्स में, उसके हिसाब से इसमें किया जाता है। इसके पर्पस क्या है इसका कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशन टू कंपनी की, जो करंट और जो फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस है कंपनी के लिए वो क्या है, डिसीजन मेकर्स, एनालिस्ट हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ध्यान में रखना। और ये एक ऑफिशियल डाटा लाता है, ऑफिशियल डाटा ऑन इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग एंड जीडीपी ग्रोथ कम्स मच लेटर। तो इसके बारे में ये है। तो पीएमआई एक समझ लीजिए एक इंडेक्स है जो बताता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स में क्या उसकी बिजनेस एक्टिविटी है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जो दबा दें। थैंक यू वेरी मच।